है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी से भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, कांग्रेस से भी। इस वक्त मैं जाऊंगी सुभ्रांश जी के पास। सुभ्रांश जी, ब्रेक से पहले सवाल था मेरा, कुछ लोगों का जिक्र मैं करने जा रही थी। उन लोगों का जिक्र मैं इसलिए करूंगी क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। आरपीएन सिंह की बात करी जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, कैप्टन अमरेंद्र सिंह की बात की जाए, और आज हार्दिक पटेल भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। क्या वजह रहा कि इतनी जल्दी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी उनको पसंद आ गई? विचारधारा से ऊपर आजकल खाली है। आपने एक दो नाम कम लिए, मैं आपको आसानी से बताता हूँ। सुनिए, हार्दिक पटेल क्यों गए ये बेहतर अब तो हर न्यूज और अखबार में मौजूद है कि अगर एक 26 साल के लड़के को आप कार्यकारी सर, आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है। सॉरी, मैंने आपको शुरू में ही ये बात बताया कि आज जो सत्ता लोलुपता और विचारधारा का मतलब कोई संजोग एक साथ अब बन नहीं रहा है। हार्दिक पटेल क्यों गए इसका सबसे भारी भरकम उत्तर और आंसर सिर्फ इसी बात का है कि उनके ऊपर तमाम केस दर्ज मुकदमे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा रही है, खत्म कर रही है। या इसका दूसरा एक पहलू और भी मान लीजिए कि हो सकता है शायद कांग्रेस ने समय से पहले उनको इतना कुछ दे दिया हो कि उस वजन को वो संभाल नहीं पा रहे हो। 26 साल के लड़के को कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, अब क्या बनाए आप ही बता दीजिए। हो सकता है भाई उन्हें थोड़ा ज्यादा जल्दी हो सत्ता पाने की, इसलिए चले गए। एक आरपीएन सिंह जी का आपने नाम जिक्र किया, केंद्र में मंत्री, विधायक, एमएलसी, क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने। हो सकता है 8 सालों से कांग्रेस सत्ता से दूर हो, बेचारे वो 2-2 बार और लेटेस्ट में चुनाव हार गया, उन्हें लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर ही उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है, तो उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। वैसे भी कांग्रेस जो है वो राजनीति का वो विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, समय के साथ साथ दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए मैडम, मैंने आपको एक साफ शब्दों में पढ़ते आप क्या है और ज्वाइन दूसरे क्या करते हैं। की डिग्री पहले जो राजनीति थी वो विचारों की राजनीति थी। आज राजनीति जो है वो विचारों के ऊपर जो है वो राजनीति हो गई। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, पिछले कितने दशकों से आपकी सरकार नहीं आ पा रही, और अब तो आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है कांग्रेस का विकल्प। चर्चाएं इस पर हो रही हैं कि कांग्रेस अब उस स्थिति में भी नहीं है कि बीजेपी का विकल्प बन पाए। किसने कहा है आपसे ये बात? आपसे किसने कहा? आपके न्यूज रूम में बैठ के कहा या आम आदमी पार्टी के किसने कहा? सर, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, समझना नहीं चाहते, मंथन नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आरएलडी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएसपी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अपनी इंपॉर्टेंस साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन सुनिए, अरे मैडम, मैंने आपको बोला ना कि अरविंद केजरीवाल जी लाख का काम करते हैं और 68 करोड़ का विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन का दौर चल रहा है, आप बैठ कर नैरेटिव ये राग अलापने वाला जो चीजें है ना सर, ओपी जी किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस कैसे मुकाबला कर सकती है बीजेपी से? कहाँ कांग्रेस मुकाबला कर रही है स्वाति जी? कांग्रेस के बाद कहाँ कांग्रेस कर 2014 के बाद से कांग्रेस कहाँ मुकाबला कर रही है? उससे ज्यादा तो छोटी छोटी पार्टियां मुकाबला कर रही है। सत्य को स्वीकार करिए। दूसरी बात आपने जो पूछा वो सुभ्रांश राय की मजबूरी है कि वो साफ बात बता नहीं सकते। वो ये नहीं बता सकते कि कोई भी व्यक्ति डूबती हुई नाव पर सवारी करने में बुद्धिमत्ता नहीं करता, और उस नाव का, जिस नाव का नाविक या उसका कप्तान स्वयं अकुशल हो, तो अगर मुझे डर है कि बीच मझधार में अपने तो डूबेगा ही, मुझको भी डुबा देगा, तो कहाँ होगा? देखिए, ये मूल पर जाना नहीं चाहते। इनकी पार्टी, देखिए, इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी में कई बार इस बात को लेकर के बगावत हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतनी बुरी क्यों। इस बात पर चिंतन इन्होंने किया कि धीरे धीरे वो प्रदेश जो कांग्रेस के हाथ में थी वो भी निकलती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश जो किसी जमाने में 3 दशक पहले, 3.5 दशक पहले कांग्रेस का गढ़ था, वहां पर जो है 5 प्रत्याशी छोड़ करके सबकी जमानतें जब्त हो गई। तो सवाल इस बात का होता है स्वाति, जब इनका नेता
चुनाव से 4-6 महीने पहले निकलेगा, फोटोग्राफ्स देगा, नाव से जो है नदी में जाएगा, त्रिपुंड लगाएगा, श्लोक पढ़ेगा, फोटो खिंचाएगा, परजीवी होगा, लाश पर राजनीति करेगा, राष्ट्रीयता से बड़ा परिवारवाद होगा। जिक्र किसका कर रहे हैं? तो ये कहां स्टैंड करेंगे? ये जन भावनाओं को पहले समझे, जन भावनाओं के अनुरूप चले। ये मोदी जी का विरोध करे, ये योगी जी का विरोध करे, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करेंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, और मार रहे हैं। जब आपका नेता इस बात को कहने को तैयार नहीं है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है। आपको जो चालीसा 3 मिला है वही तीनों चालीसा पढ़िए और असली चीज को स्वीकार मत करिए। स्वीकार करने में कांग्रेस कहां से पीछे है? क्या कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है कि जो विश्वास हासिल करना चाहिए? जी मनीष जी, आपका सवाल? जी, सवाल ये है कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो कहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादियों का सदैव से ये मानना रहा है, जब कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी और कांग्रेस की पूरे देश के राज्यों में हुकूमत थी और केंद्र में हुकूमत थी, तब भी डॉक्टर लोहिया हमेशा एक बात कहते थे। और सड़क से लेकर के और सदन में जब वो गए तो उन्होंने एक नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। अगर उस पर ध्यान दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, पिछड़ों को उनके हक का जो हक था उनको अगर हक दिया होता कांग्रेस ने, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया और भारतीय जनता पार्टी भी आज वादा खिलाफी कर रही है। अभी सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने यही नारा, जो डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, वही नारा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में दिया कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उसमें हम महिलाओं की बात करते हैं, हम छात्रों की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं जो लोग डिग्रियां लेकर के अच्छी पढ़ाई हासिल करने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो हम तो जनहित के सवाल पर सड़क से लेकर के और सदन तक सदैव लड़ते हैं। जहां तक राजनीतिक परिस्थिति की बात है तो सभी राजनीतिक दलों को एक बात सोचना चाहिए कि हम जो जनता से वादा करते हैं, जो बात हम जनता से कहते हैं, जनता उस मुद्दे से जुड़ जाती है, जनता उस मुद्दे से जोड़ करके नेता से उम्मीद करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव के समय कहा कि अगर हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देती है तो हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, जो 12.5 लाख से ऊपर पद खाली है सरकारी विभागों में, हम उस पर नौकरी देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस जाति के और इस धर्म के लोगों को देंगे, इसलिए कि आपने देखा होगा उनकी कार्य पद्धति को और कार्य प्रणाली को। जब वो मुख्यमंत्री थे तो 18.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उन्होंने लैपटॉप दिया था, और लैपटॉप में अगड़ा, पिछड़ा, दलित और मुसलमान करके नहीं देखा था। वो यूपी बोर्ड से जो भी छात्र इंटरमीडिएट की शिक्षा पास किए थे, इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किए थे, उनको उन्होंने लैपटॉप दिया था। 55 लाख महिलाओं को उन्होंने, जो गरीब थी, कमजोर महिलाएं थी, हमारी माताएं, उनको पेंशन देने का काम किया था, उनको साड़ी दो साड़ी देने का उन्होंने काम किया था। इस तरह से बहुत सारी हमारी जो योजनाएं थी, 3.5 लाख रुपए उन्होंने लोहिया आवास के नाम पर दिया था, जनेश्वर मिश्रा के रूप में ग्रामों का चयन किया गया था। तो इन कार्यों को जब आप देखेंगी तो हम लोग नीचे जो छूट गए लोग हैं, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कोशिश तो आपने भी की थी, 2 अच्छे लड़के यूपी में, 2 अच्छे लड़के 2017 में, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, वो रंग सामने नहीं आया। उसके बाद आपने रणनीति बदली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमेशा हर निर्णय सही नहीं होता है, कभी कभी निर्णय हमारे गलत हो जाते हैं, जनता नहीं स्वीकार करती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति देखिए जनता का कितना अगाध प्रेम है। आप देखिए ना, 36% से ऊपर जनता ने वोट दिया है हमको। 3 करोड़ वोट हमको मिला, कुछ उसमें कम रहा, तकरीबन 2 करोड़ 95-96 लाख वोट हमको मिला है। इतना बड़ा विश्वास अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको, हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर किया है, तो इसलिए किया है कि जनता उनके मुद्दों पर, उनकी बातों पर भरोसा करती और विश्वास करती। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी के एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके अंदर नेतृत्व का गुण नहीं है। मैं विनय पटेल जी से कहना चाहता हूं कि आप अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानते नहीं हैं।
हमारा कोई MP MLA बनने के लालच में कोई हमारी पार्टी भले छोड़ के चला जाए, लेकिन मैं विनय पटेल जी स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक भी कार्यकर्ता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से टूट करके जाएगा तो उसको हमारे पास नाम भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन विनय पटेल जी, हमारी पार्टी से कभी कार्यकर्ता नहीं टूटता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, और हमारी पार्टी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की ताकत पर सदैव जनहित के सवाल पर खड़ा होकर के लड़ती है और लड़ती रहेगी। ठीक है सुब्रांश जी, सवाल आपसे ये मेरा, कपिल सिब्बल ने भी आपको आईना दिखाने की कोशिश की है, क्या राय है उस पर आपकी? स्वाति जी, मैं थोड़ा इससे पीछे दो और आंसर दे देता हूं। ओपी सिंह जी बड़ा सारा धर्म, पूजा पाठ, चंदन लिपने की बात कर रहे थे। ओपी सिंह जी, बनारस में ना 300 से ज्यादा बाबा विश्वनाथ के मंदिर आपके नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया विकास के नाम पे। ना वहां धर्म दिखा, ना सामाजिक न्याय दिखा। सर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उसका जवाब ना देकर पीछे चले जाते हैं सर। इससे पहले भी मैंने 3 बार सवाल आपसे पूछे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये तीसरी बार है सर, जो सवाल आप लोगों से पूछते हैं उस पर जवाब क्यों नहीं देते? पहले मैंने राहुल गांधी पर पूछा, उस पर आपने 2 बार जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा, उस पर आप कह रहे हैं कि मैं पीछे जाकर। सर, जो सवाल पूछे जाते कम से कम उस पर जवाब तो कीजिए, आंसर तो कीजिए ना। ओपी सिंह जी ने जो जवाब दिया, ठीक है, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए। आपने पूछा, क्यों करने दूं मैं मैडम? मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। आपने बीजेपी के जो प्रवक्ता उनका जवाब देने आया हूँ। जी, उन्होंने पूरा घुमा के धर्म की व्याख्या करी, आपने एक बार भी पूछा? आपको पूछना चाहिए कि बनारस में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मुझे तो पूछने दीजिए। आप मुझे बताएंगे सर। सर, मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, प्लीज मुझे जिम्मेदारी मत बताइए। अरे सुब्रांश जी, जो सवाल आपसे पूछे जाते अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे आप लोग, अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे। स्वाति जी, कौन बचना चाह रहा है? मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस धर्म। देखिए, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। देखिए, बात आज कांग्रेस पर हो रही है, मंथन पर हो रही है, मुद्दे को इसी पर ही रहने दीजिए। सर, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसी पर जवाब दीजिए। सर, सवाल ये है मेरा, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए पहले। मैं उनसे भी सवाल पूछती हूँ, आपसे भी पूछती हूँ, समाजवादी से भी सवाल मैं पूछती हूँ, और आपसे भी सवाल पूछूंगी मैं। ये मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस के नेता को कटघरे में खड़ा किया तो सर, बिल्कुल ये आपका अधिकार है सर, आप सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए। प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि बनारस में से 300 से ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। उनको आधुनिक औरंगजेब आज के डेट में कह सकते हैं, ये उनको जानने का हक है। ये जो धर्म के रक्षक हिंदू धर्म के बने हैं, एक्चुअली ये रक्षक नहीं है, ये सत्ता के लोलुपता में दो समाज और दो सुब्रांश जी, ओपी जिसका जवाब दे रहे हैं, जवाब आप बहुत देर से सुनना चाह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। अभी तो सवाल मुझे और लोगों के पास भी जाना है, भी ये चर्चा को आगे बढ़ाना। आस्था के साथ इतना बड़ा मजाक इन्होंने क्यों अरे किया? यार सुनो तो, अरे कहाँ से इन लोगों को बैठा देते कुछ सुनने को। अरे भैया सुब्रांश राज जी, सुनोगे? आप ये बताओ कि जो मंदिर छोटे टूट करके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य संरचना की गई है, उससे आप खुश हो कि नाराज हो? ये बता दो पहले आप बता दो, खुश हो कि नाराज हो? धर्म के रक्षक नहीं हो आप। अरे भाई स्वाति जी, ये कहाँ से कोई वास्ता नहीं है। ओपी सिंह जी, कहाँ से आकर आप लोग बैठ जाते हैं जिसको सिर्फ एक एजेंडा करना होता है? आप हिंदू धर्म के विषय में कितना जानते हैं? अरे राय साहब, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो सुनो। ये तो दौरा पड़ गया है, ये तो दौरा पड़ गया। आप धर्म की बात करते हो तो अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरी पार्टी करे तो अच्छा लगे, क्योंकि 1947 से लेकर के और 2014 तक आप लोगों ने भारतवर्ष को बुलडोजर चलाए, मुस्लिम राष्ट्र बना रखा था, जेल में बंद किया। एक मुस्लिम राष्ट्र 2014 के बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ। पीड़िता के परिवार को अरे आपको सुनने के लिए डिबेट थोड़ा हो रहा है, मंत्री के बड़े बड़े लेवल के नेता बैठ के तेल लगाने का पहले आप तो चिंतन करो यार, पहले आप तो चिंतन कर लो। देश को बताइए आपने क्या रोजगार में काम किया? स्वाति जी, ये क्या डिबेट चल रहा है? अगर उनको मौका नहीं
देती हूँ तो वो मुझ पर सवाल उठाते हैं। सर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप मुझ पर सवाल उठाते हैं। आप लोग एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। आप मैंने कहा कि एक एक सवाल करिए, मैं जवाब दूं। उत्तर प्रदेश की मैं सत्तारूढ़ पार्टी का खोजने के चक्कर में घर में सुब्रांश जी क्लियर हो जाइए, पहले स्पष्ट हो जाइए कि पूछना क्या चाहते हैं आप। दो बेट एक साथ इतना सारा बोल देंगे तो समझ में क्या आएगा सर? बताइए ओपी सिंह जी, बताइए ओपी अरे सिंह जी। भैया कहते हैं बड़ा आसान है, धर्म की व्याख्या करिए, ठीक है, धर्म को हमारी अपनी निजी आस्था का विषय रहने दीजिए। ठीक है विनय पटेल, अरे राहुल देर से आपके पास में नहीं आ पा रही हूँ। वो किस धर्म के हैं और हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बताने वाले ज्ञान मत दीजिए, ऐसा है ना, ज्ञान मत दीजिए। सूट के ऊपर आपको कांग्रेस का विकल्प कहा जाने लगा। ज्ञान नहीं, मंदिरों में जाने वाले आप राहुल गांधी से पूछो, अपना ज्ञान सर शांत हो जाइए। सूट के ऊपर सर ठीक है, जब चुनाव अपना आता ज्ञान है अपने तो पॉकेट में मंदिरों में रखिए। क्यों अपनी जाते बारी का हो? इंतजार कीजिए। नरेंद्र मोदी आपके मुंह से जबान नहीं निकला, सत्ता के लोलुपता में फंसे हुए आप लोग हैं। आपके लिए धर्म सत्ता प्राप्ति करने का एक साधन है। आप चिंतन करिए, मुंह में शर्म वरम नहीं आती है। चिंतन करिए। देखिए अब शांत हो जाइए, ठीक है सुब्रांश जी, आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने आपको मौका नहीं दिया। आज सबसे ज्यादा मौका आपको मिला है बोलने का, क्योंकि आपका ही टॉपिक है, मंथन हो रहा है आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा आज, इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया ताकि आप ना लगा सकें। सुब्रांश जी आप प्लीज दूसरों को भी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। सर ओपी जी ठीक है, विनय पटेल जी, अब कांग्रेस को कहा जाने लगा है कि आपको कहा जाने लगा है कि ये कांग्रेस का विकल्प बनता जा रहा है बीजेपी के सामने। देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी और इस तानाशाह पार्टी के नाक में अगर नकेल कसने का इस देश में कोई काम कर सकता है तो वो नाम है अरविंद केजरीवाल का। और मैं इसकी वजह भी बताता हूं, क्योंकि और जितनी भी पार्टियां हैं, इन पार्टियों के पीछे सीबीआई, ईडी, टीडी, डीडी, इतने जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो इस प्रकार से लगा दी जाती है कि इनकी हालत नहीं होती है कि इनके सामने खड़े हो सकें। बहुत सही बात, कभी कभी सराहना कभी कभी बीजेपी वाले भी ऐसी बात कर देते हैं कि सराहना करना पड़ता है। ओपी सिंह साहब ने कहा कि 2014 से कांग्रेस लड़ कहाँ रही है। बहुत सही बात, आप कभी कभी तो सत्य बोलते हैं और आज आपने सत्य बोल दिया, कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। क्योंकि आप देखिए इस देश में कभी आजम खान जी के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे कर दिए जाते हैं, ऐसे मामूली मुकदमे जो 151 में जमानत हो जाती है, खड़े खड़े तहसील में आप जमानत कर सकते हैं। कभी आप स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर पिछले 8 साल के मुकदमे को उनको उठा ले जाते हैं। कभी आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राबड़ा के ऊपर कर देते हैं मुकदमे। तो आप विरोधियों के ऊपर तो मुकदमे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए उस समय पूरा देश दहल गया था जब लखीमपुर में 7 किसानों को इनके मंत्री टेनी के बेटे के गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया गया था। और कल उसी दिलबाग उसी हत्याकांड से ताल्लुक रखने वाले जो मेन गवाह थे दिलबाग सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। किसी देश के टीवी चैनल के को ये बात समझ में नहीं आई कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस कहाँ है? एक मिनट, कांग्रेस इसमें कहाँ है? पूरा देश कांग्रेस को मानता है कि ये विपक्ष की पार्टी है। कांग्रेस कहाँ है? सिर्फ यहाँ टीवी पे बैठकर इनको 10 मिनट का समय चाहिए। आप रोड पे कब निकलेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती जिसमें 6800 घोटाला हुआ आरक्षण, वो लोग आज भी सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं पिछले 3 सालों से। कांग्रेस का नेतृत्व कितने दिन मिलने गया? कुल मिला जुलाकर कांग्रेस पे समय गंवाना इस देश का बहुत ही अमूल्य समय गंवाना है। कांग्रेस का बस की बात कुछ नहीं है और कांग्रेस को जो करना था वो कर। मनोज पांडे जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है, अब इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? अब देखिए, हमारा इत्तेफाक रखना न रखना तथ्यों पर है। और जहाँ तक अब जो राजनीतिक सिनेरियो दिख रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखें तो कांग्रेस को वास्तव में केवल चिंतन नहीं, उसके आगे एक शब्द लगा देना चाहिए, आत्मचिंतन। कांग्रेस को पहले, कांग्रेस के नेताओं को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, तब चिंतन शिविरों का आयोजन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अब इस देश में राजनीति में राजनीतिक चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जैसे आप है तो अब आप पार्टी भी 2 राज्यों में हो गई, तो कहीं न कहीं आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। बसपा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी खड़ी है, लेकिन अगले चुनाव में जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें आप भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। अब आप देखते रहिएगा और धीरे धीरे
आपको सत्ता दल के लोग भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि आप जितना आगे बढ़ेगी कांग्रेस का सफाया उतना ही देश से होता चला जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ व्यवस्था दिखने लगेगी, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो कांग्रेस को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम संगठन कैसे खड़ा करें। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को यहाँ ये अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो दुनिया भर का भाषण दे रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे चिंतन शिविर में क्या क्या आत्मचिंतन किया गया। हम लोगों ने इस बात की चिंता की कि हमारे बूथ पर बूथ का कार्यकर्ता कैसे हो, बस्ता कैसे लगे, हमारे पार्टी की विचारधारा आम जन तक कैसे पहुंचे, और हम इस बात को बताएं कि नहीं 70 सालों में कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ किया है। हमें तो लगता है कि अब कांग्रेस नई पीढ़ी आ रही है, भारत युवाओं का देश है। अब जो लोग उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े होंगे, अब उस देश में इस दुनिया में शायद कुछ ही लोग बचे होंगे। तो नौजवानों में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, और कांग्रेस किस प्रकार से अपनी बातें रखेगी, ये इसका तो कहीं कोई न वो खुद चिंतन मनन कर रहे हैं, न उसकी कोई बात कर रहे हैं। तब से 300 मंदिर तोड़े, 200 मंदिर तोड़े, अरे 200 300 चाहे जितने मंदिर टूट गए, आप जाओ जनता को बताओ। जब वहाँ की जनता एक शब्द नहीं बोल रही है, तो इस पर आप टीवी डिबेट में प्रश्न खड़ा करेंगे। वजह आप मनोज जी मानते हैं, क्योंकि आप एक विश्लेषक हैं, और विश्लेषक के तौर पर मैं सवाल आपसे यहाँ पर जरूर पूछूंगी, आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता नजर नहीं आ रही है, जो नजर आनी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जन तक नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल विपक्ष नहीं पहुंच पा रहा। पहली बात। दूसरी बात कि सांप्रदायिकता शब्द जो है बहुत बड़ा वेग है, बड़ा वेग टर्म है। अब इसको जनता, देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन का फैसला सबसे बड़ा होता है, और राजनीतिक दल अपनी बातें कहते हैं। अब वो हर राजनीतिक दल अपने ये कहता है कि फला सांप्रदायिक है या फला भ्रष्टाचारी है, ये अलग प्रश्न है। असली प्रश्न ये है कि जनता किसको सांप्रदायिक मान रही है, किसको भ्रष्टाचारी मान रही है। जनता जनार्दन का फैसला अंतिम फैसला होता है, हमारे आपके या राजनीतिक दलों के कहने से नहीं होता। दूसरी बात कि जनता के बीच में निश्चित रूप से महंगाई का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, और जो अभी हमारे समाजवादी साथी बैठे हैं, हमने उस दिन भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी नेताजी एक बात कहा करते थे कि राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 चीज़ें चलती रहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में भी चर्चा, पर्चा और खर्चा, इसकी कमी हो गई है। समाजवादी पार्टी अगर चाहती है कि उत्तर प्रदेश में लड़े, तो निश्चित रूप से अपने नेता के बताए उस रास्ते पर चर्चा, पर्चा और खर्चा, इस पर चले, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, और विकल्प के रूप में बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी के पास भी इस बार 36% वोट मिला है, तो एक अच्छा मत मिला है। यदि वह अपने मतों को कायम रखते हुए चर्चा, पर्चा और खर्चा पर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ने की बात सोच सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुकाबला अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ, आप भी धीरे धीरे अपने आप को यहाँ स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, और 24 के चुनाव में कौन कितना बढ़ेगा अभी ये कहना तो बड़ा जल्दीबाजी है। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस अगर ऐसे बने रहे, तो यही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे, ये तय। तो कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति से कांग्रेस को उबर पाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। हालांकि कांग्रेस के दावे हैं, वो कह रही है कि हम इस स्थिति से जरूर उबर कर सामने आएंगे, और 2024 के लिए मिसाल भी रहेगी। और लगातार जो संकल्प हैं वो कांग्रेस की तरफ से लिए जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता इसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज के लिए 10 कदम में इतना ही, दीजिए इजाज़त।